Hello, welcome to Legal Awareness web series. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक टेन्योर 10 नवंबर को खत्म हुआ। 8 नवंबर को उनका लास्ट वर्किंग डे था, जिस दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक जजमेंट आया, जिसमें 56 साल पुराने अजीज पाशा के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया। राजीव रतौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, यह केस भी 2005 से चल रहा था। राजीव रतौरी एक विजुअली चैलेंज्ड पेटिशनर हैं, जो कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए। उस जमाने में तो 1995 का लॉ था। बाद में 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया। अहम फैसला एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस के लिए। हमारे देश में तो एक्सेस टू टेंपल्स पे बात होती रही। टेंपल एंट्री लॉज बनाए गए। गांधी जी ने स्वयं इस मूवमेंट को लीड किया। सबरीमाला का जजमेंट हुआ, जिसमें सर्टेन एज की औरतों के लिए लॉर्ड अयप्पा के सबरीमाला टेंपल में एक्सेस की बात कही गई। दिव्यांग के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन अभी इस जजमेंट के दौरान जब मैं आपको बताऊंगा कि सरकारों ने कंप्लायंस विद 2016 लॉ की रिपोर्ट्स तक फाइल नहीं की। मैंने बार बार यह बात कही है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को इवैल्यूएट करने के पैरामीटर्स कुछ और होने चाहिए। एक पैरामीटर तो है कि आपने बेंच और बार को कितना इनरिच किया, और उससे बड़ा पैरामीटर है कि आपने रूल ऑफ लॉ को कितना कंट्रीब्यूट किया। लॉ के डेवलपमेंट को और प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने में आपका क्या योगदान रहा। 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने नालसर के डिसेबिलिटी सेंटर को इस केस में इन्वॉल्व किया और उनसे कहा कि वो इस पर एक रिपोर्ट बनाए। नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद ने एक रिपोर्ट तैयार की सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज की डायरेक्टर प्रोफेसर अमिता धारणा ने 6 महीने के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट बना दी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने अंतिम वर्किंग डे के दिन उस रिपोर्ट के बेसिस पर एक 51 पेजेस का ऐतिहासिक जजमेंट दे दिया। सवाल क्या था? सवाल यह था कि एक्सेसिबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए बढ़ाई जाए। जो कंप्लायंस है एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स की, वो किस हद तक मैंडेटरी और नॉन नेगोशिएबल है। बताया मैंने आपको कि केस तो 2005 से चल रहा था। 15 दिसंबर 2017 को जस्टिस ए के सीकरी लेड बेंच ने एक्शनेबल पॉइंट्स बना दिए 11। गवर्नमेंट बिल्डिंग, रेलवेज और एयरपोर्ट्स, यहां एक्सेसिबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लोगों के लिए बढ़ाई जाए। भारत सरकार से कहा गया कि कंप्लायंस रिपोर्ट 3 महीने के अंदर दायर करें। ज्यादातर राज्यों ने भी रिपोर्ट दायर नहीं की।
25 जुलाई 2018 को भारत सरकार का एफिडेविट आया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये डायरेक्शन के हिसाब से नहीं बना और इसमें जो मटेरियल पर्टिकुलर्स हैं उनका जिक्र नहीं है। फिर जस्टिस सीकरी और जस्टिस अब्दुल नजीर की एक बेंच ने 15 जनवरी 2019 को सुनवाई की और फिर नोट किया कि बहुत से राज्यों ने रिपोर्ट्स फाइल नहीं की हैं या रिपोर्ट में सारे टारगेट्स के बारे में बात नहीं कही है। 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो डिसेबिलिटी सेंटर है वो एक रिपोर्ट इस पर बनाए और बताए कि किस तरीके से पब्लिक प्लेसेस को फुल्ली एक्सेसिबल बनाया जाए। 12 जनवरी 2024 को, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेसर अमिता ढांडा ने अपनी कंसेंट दी एक ईमेल के जरिए और उन्होंने इस काम को टेकअप किया। जो रिपोर्ट बनाई उसका टाइटल है फाइंडिंग साइजेस फॉर ऑल, अ रिपोर्ट ऑन द स्टेटस फॉर द राइट्स टू एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। बहुत से सर्वेस किए, बहुत से एक्सपर्ट से बात की, बहुत से लोगों से फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स इकट्ठे किए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल में पूरा एक्सेसिबिलिटी का जूरिस्प्रूडेंस और एवोल्यूशन ऑफ लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले एक्सेसिबिलिटी पर आए वो सब के सब इस जजमेंट में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर दिए। कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने, एक्सेसिबिलिटी तो इंटीग्रल है टू राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू ऑटोनॉमी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। कहा यह तो क्रॉस कटिंग राइट है अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सीआरपीडी। एक पर्सन का फुल पर्सनल डेवलपमेंट और सोसाइटल पार्टिसिपेशन नामुमकिन है जब तक उसको पूरी तरह एक्सेसिबिलिटी ना मिल जाए, जब तक उसके लिए खिलाफ सारे बैरियर्स को हटा ना दिया जाए। जो फैसिलिटीज है टू एक्सेस द लीगल प्रोसेस, जब तक वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल ना बना दी जाए। कहा एक्सेसिबिलिटी एक ह्यूमन राइट है, नया और सेपरेट ह्यूमन राइट है। यह कहना सही नहीं होगा, यह तो इंटीग्रल राइट है विद इन द ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में देखें, आर्टिकल 13 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात हो रही है। जब तक एक्सेस टू फिजिकल इन्वायरमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कैसे राइट टू मूवमेंट को एंजॉय कर सकता है। यूडीएचआर में आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंफॉर्मेशन है। इंडिपेंडेंटली कैसे एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहेगा अगर उसको इंफॉर्मेशन ही एक्सेसिबल नहीं है। आर्टिकल 9 ऑफ सीआरपीडी बात कर रहा है इक्वल एक्सेस गवर्नमेंट में, गुड्स में, सर्विसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। जितनी पब्लिक सर्विसेज हैं सब की सब एक्सेसिबल हों। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का 2022 का जजमेंट साइट किया
बात हो रही थी कि कल्चरल इवेंट की एक्सेस म्युनिसिपैलिटी आइसलैंड में प्रॉपरली नहीं दे रही है। कोर्ट ने माना कि ये वायलेशन है आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का। इंडिया के जजमेंट्स भी साइट किए। 2018 का जजमेंट के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट रन है या गवर्नमेंट एडेड है, 5% उसमें रिजर्वेशन किया जाए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सही कहा कि एक्सेसिबिलिटी कोई स्टैंड अलोन राइट नहीं है, इसके बिना पे तो कई राइट्स की एक्सरसाइज डिपेंडेंट है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीफिट किया जाए और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो। नालसर के डिसेबिलिटी सेंटर ने जो रिपोर्ट तैयार की, लोगों से पूछा, स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से, 50% ही कुछ जवाब आए। सरकारों की प्रायोरिटी है पीडब्ल्यूडी या नहीं, ये तो इससे देखिए कि जवाब कितनों ने दिए। 14 स्टेट्स ने जवाब दिए, 14 ने नहीं दिए। 3 यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट ने जवाब दिए, 5 ने नहीं दिए। इंडिविजुअल एफिडेविट्स मैंने बताए कलेक्ट किए गए, इंटरव्यू किए गए एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट्स के साथ। मैंने प्रोफेसर धांडा के साथ 10 साल काम किया। हार्ड टास्क मास्टर हैं, किसी काम को हाथ में लेती हैं तो फिर एक पैशन के साथ अपना 100% उसको देती। और डिसेबिलिटी लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और मेंटल हेल्थ केयर लॉ, ये तो उनके फेवरेट सब्जेक्ट। चीफ जस्टिस ने जिक्र किया कि 2021 की हार्मनी गाइडलाइंस जो हैं, यूनिवर्सल डिजाइन की जो बात कर रही, एक्सेसिबिलिटी हो, डाइवर्सिटी हो, इसमें बात तो हुई चिल्ड्रन की, सीनियर सिटीजन्स की, जिनको टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, लेकिन इसमें कई डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिन पर कम जिक्र होता है। उनको जितनी महत्ता मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली। और ये उनकी रिपोर्ट की खूबी है कि उन्होंने टेबल पर लाकर रख दिया। जो ऑटिज्म से इफेक्टेड हैं उनके लिए सब्सिडाइज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए। जो सेरिब्रल पाल्सी से इफेक्टेड हैं उनके लिए जरूरत है एक रजिस्टर ऑफ स्क्राइब्स की। बात की इंटरसेक्शनल नेचर ऑफ एक्सेसिबिलिटी की। कहा एक्सेसिबिलिटी को आइसोलेशन में ना देखा जाए। देखिए अक्सर जो पीडब्ल्यूडी होगा, अगर वो औरत है, अगर वो लोअर कास्ट है, अगर वो अल्पसंख्यक है, तो एडिशनल उसके साथ डिसएडवांटेज हो जाती। एक इंक्लूसिव अप्रोच हो, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो, ताकि वल्नरेबिलिटी देखकर रिस्पॉन्ड किया जा सके। कहा ये जो एडिशनल लेयर्स ऑफ डिसएडवांटेज हैं इनको माइंड में रखा जाए। अदालतों की एक्सेसिबिलिटी की बात की, पायलट सर्वे किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने जवाब नहीं दिया। पाया के 30 हाई कोर्ट्स में सिर्फ 2 में टेक्टाइल गाइडिंग स्ट्रिप्स हैं। लोकोमोटर के मामले में कुछ हालात बेहतर हैं। जेलों में एक्सेसिबिलिटी, हम तो ये चाहेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जेल पहुंचे ही नहीं, लेकिन फिर भी इंतजाम तो हो व्हील चेयर का, वेस्टर्न टॉयलेट्स का। मेंटल हेल्थ काउंसलर की एक्यूट शॉर्टेज है, देश में भी है और जेलों में जाहिर है कि और ज्यादा है।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्वे किया, 947 पेरेंट्स का जिनके बच्चे पीडब्ल्यूडी थे। 4% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनएक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट है। सिर्फ 2% बच्चे स्कूल टॉयलेट्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लर्निंग मटेरियल सिर्फ 17% लोगों को मिल रहा है। 64% लोगों के लिए इनएक्सेसिबल फॉर्मेट है। जॉब्स के भी हालात, जो जॉब्स के पोर्टल्स हैं वो इनएक्सेसिबल हैं। साइन लैंग्वेजेस नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में दिल्ली की एग्जाम्पल दी कि 3775 लो फ्लोर बसेस हैं, सीएनजी बसेस, जिसमें आसानी से व्हील चेयर जा सकती। मगर तमिलनाडु में देखें तो सिर्फ 1917 आउट ऑफ 21,669, 21.4% स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज में अगर जाएं तो फुल्ली एक्सेसिबल रेस्ट रूम्स हैं। और सबसे बड़ा जो इस रिपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो तो यह है कि लॉ कुछ है और रूल्स कुछ और बना दिए गए। ये देश में एक नया काम हो रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट बड़ा हिस्टोरिक 2013 में बना। पहले तो उसे डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थ्रू ऑर्डिनेंसेस। 5 बार वो ऑर्डिनेंस राज्यसभा से पास ना हो पाए, लैप्स कर गए। फिर दूसरा डिवाइस इस्तेमाल किया गया कि जो स्टेट्स ने रूल्स बनाए, उन रूल्स में जो कंसेंट क्लॉज था, जो कह रहा था कि अगर कंपनीज के लिए लैंड एक्वायर करना है तो 80% लोगों की कंसेंट हो, अगर पब्लिक प्राइवेट कोई एंटरप्राइज है तो 70% कंसेंट हो, इसको रिड्यूस किया गया, मेजॉरिटी पे ला दिया गया। जो मल्टीप्लायर बताया गया था कि रूरल एरियाज में 2 होगा, उसको कई स्टेट्स ने, हरियाणा ने, छत्तीसगढ़ ने, त्रिपुरा ने 1 कर दिया, तेलंगाना ने 1.25 कर दिया। 2016 का एक प्रोग्रेसिव लॉ आया, प्रोफेसर धांडा की अध्यक्षता में। हमने 2013 का बिल जो यूपीए लाया था उसका विरोध किया था। 2016 के लॉ में उसमें मेजर इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन जब रूल बनते हैं तो असलियत में तो रूल इंप्लीमेंट होते हैं। रूल नंबर 15 जो इन लॉज के अंडर में बना, उसने जो नॉन नेगोशिएबल एक्सेसिबिलिटी एक्ट में लिखी हुई थी उसको डाइल्यूट कर दिया। सेक्शन 40, 44, 46, 89 सब में मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही थी। अब जो रूल्स बनाए गए उन्होंने बहुत ही लूज लैंग्वेज यूज की। सेंसिटाइज किया जाएगा, रिकमेंड किया जाए, गाइड किया जाए, डिजायरेबल है। 400 पेज की जो HG 2021 की गाइडलाइंस हैं, उसमें वो सख्ती जो नॉन नेगोशिएबल रूल्स की होनी चाहिए और मैंडेटरी रूल्स की होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। मुझको तो प्रोफेसर अमिता धांडा ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरे टीचर प्रोफेसर गुलाम अहमद भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बड़े जबरदस्त टीचर थे। मोतियों की तरह तो हैंडराइटिंग थी उनकी, ब्लैक बोर्ड पे लिखते। किसी दिन मर्सिडीज कार से आते तो किसी दिन ट्रैक्टर में अपनी राइफल लिए हुए सीधे अपने खेतों से चले आते। बड़े जमींदार थे।
मुझे बहुत पसंद करते थे और हमेशा स्पेट को स्पेट कहने में यकीन रखते थे। इतना तो मुझे भी मालूम है कि एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस डेलीगेट नहीं किए जा सकते। ये तो बड़ा पुराना केस है दिल्ली लॉस वाला। जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव हैं, कंक्लूसिव नहीं है, रिकमेंडेटरी हैं। सरकार के विरोध के बावजूद प्रोफेसर धांडा ने दिखा दिया कि किस तरीके से जो पेरेंट लॉ है वो कुछ कह रहा है और रूल्स कुछ कह रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने प्रोफेसर धांडा की तैयार शुदा रिपोर्ट के बेसिस पे कंक्लूड किया कि ये रूल अल्ट्रा वायरस हैं। सरकार से कहा कि सारे स्टेक होल्डर से बात करें और नालसर के डिसेबिलिटी लॉ सेंटर से बात करें और ऐसे रूल्स बनाएं जो कंसिस्टेंट हों एक्ट से। प्रिंसिपल्स बता दिए कि यूनिवर्सल डिजाइन हो, इंक्लूजन हो अक्रॉस डिसेबिलिटीज, हर तरह की डिसेबिलिटी उसमें कवर हो, टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन हो और ऑन गोइंग एक कन्वर्सेशन हो स्टेक होल्डर्स से। यूनियन ऑफ इंडिया से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये काम किया जाए। प्रोफेसर धांडा ने बिना किसी पैसे के ये काम किया था। मिनिस्ट्री ने उनको कोई पैसा नहीं दिया था इस स्टडी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 15 दिसंबर तक 50 लाख रुपए नालसर के सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज को दिए जाए। मैं समझता हूं कि जहां और कई ऐतिहासिक फैसले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिए हैं, डिसेबिलिटी जूरिस्प्रूडेंस में यकीनन उनका कंट्रीब्यूशन एक जमाने तक याद रखा जाएगा। इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी के लिए जो ये लेटेस्ट जजमेंट उनके 8 नवंबर लास्ट वर्किंग डे के दिन आया है, इस पर उतनी बात नहीं की मीडिया ने, क्योंकि मीडिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ज्यादा कवर कर रहा था। पर फैक्ट यह है कि देश में इतनी बड़ी तादाद है पीडब्ल्यूडी लोगों की, उनका हक बनता है कि उनके लिए पब्लिक प्लेसेस पूरी तरह एक्सेसिबल हों। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें।